Hello student, welcome to my Booklo channel. My name is Vikas Srivastava. Today we are going to start part 2nd of chapter Geomorphic Process from NCERT class 11th Geography. पहला पार्ट हम लोग देख चुके हैं. आज हम सेकेंड पार्ट पे आगे के टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे. कार्बोनेशन प्रोसेस तक हम लोग देख चुके थे फर्स्ट पार्ट पे. हाइड्रेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ये सारा मैं डिस्कस कर चुका था. अब इसके आगे बढ़ते हैं. फिजिकल वेदरिंग, अभी जो पढ़ा वो सब केमिकल वेदरिंग के अंडर में था. अब जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो फिजिकल वेदरिंग प्रोसेस होगी. डिपेंड ऑन सम अप्लाइड फोर्सेस, जो कि कुछ फोर्सेस पे डिपेंड करती हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स सभी लोग जानते हैं, such as overburden pressure, load and shearing stresses. ग्रेविटेशनल प्रोसेस फोर्स में क्या चीज आएगी? सच एज ओवरबर्डन प्रेशर, लोड या शेयरिंग स्ट्रेस. अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कोई भी बड़ा रॉक टूटकर किसी प्लेन सरफेस में या किसी वैली में या किसी नीचे स्थान पर आके गिरता है, तो स्वाभाविक है वो उस जगह पे क्या डालेगा? कुछ ना कुछ प्रेशर डालेगा. एक्सपेंशन फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, क्रिस्टल ग्रोथ एंड एनिमल एक्टिविटी, ये सारी चीजें क्या कर सकती हैं? एक्सपेंशन फोर्स ड्यू टू टेम्परेचर चेंज, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो फिर उसकी वजह से भी रॉक टूटती है. या क्रिस्टल ग्रोथ होती है. क्रिस्टल ग्रोथ का मतलब पानी का भर जाना दरारों में और फिर उसका एक्सपेंड होना या कॉन्ट्रैक्ट होना बार बार, उससे भी रॉक टूटती है. या फिर एनिमल एक्टिविटी की वजह से, अगर बड़ी बड़ी रॉक टूट के जमीन या प्लेन इस एरिया में कलेक्ट हो रही है तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनिमल एक्टिविटी की वजह से भी उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, टूटेंगी और छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती चली जाएंगी. ओके. या तो वाटर प्रेशर होगा, अगर किसी ऐसे एरिया पे आके गिरती हैं जहां पर रिवर फ्लो हो रही है, ठीक है, यहाँ पे रॉक है, इस तरीके से कह सकते हैं आप, तो डेफिनेटली इस पे अगर पानी फ्लो हो रहा है कॉन्टिन्यूसली तो वो भी इन पे एक प्रेशर क्रिएट करेगा, जो कि वेटिंग या ड्राई साइकिल, अगर जहाँ पे पत्थर गिरे हैं टूट के वहां पे अगर वेटिंग है मीन्स मॉइस्चर है या पानी की अधिकता है तो भी वो ब्रेक होगा. अगर ड्राइनेस है, पानी की इतनी उपलब्धता नहीं है, ड्राइनेस है, तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट होगी रॉक्स टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि जो भी वाटर अगर मौजूद भी है उसमें तो वेपराइज हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है. ठीक है. अनलोडिंग एंड एक्सपेंशंस, अनलोडिंग एंड एक्सपेंशंस का मीन्स रिमूवल ऑफ द ओवरलाइंग रॉक लोड बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस इरोजन. क्या होता है रिमूवल ऑफ ओवरलाइंग रॉक? एक के ऊपर एक रॉक अगर इस तरीके से कहीं से गिर के कलेक्ट हो रही हैं, ये माउंटेन है यहाँ से ये गिरी, ठीक है, बिकॉज ऑफ कॉन्टिन्यूअस इरोजन, और इन पे क्या होगा? धीरे धीरे इरोजन होगा तो ये और आगे की एरिया पे फैलती चली जाएंगी. ठीक. लार्ज स्मूथ राउंडेड डोम्स कॉल्ड एक्सफोलिएशन डोम्स, इस तरीके से कलेक्शन होके ये एक डोम का शेप ले लेती हैं. ठीक है. और ये डोम बड़े भी हो सकते हैं, स्मूथ हो सकते हैं, क्योंकि इस पे वाटर भी इम्पैक्ट कर रहा है तो ये इनको स्मूथ कर देगा. ऐसे डोम्स को हम एक्सफोलिएशन डोम्स कहते हैं. ठीक है, जो कि आप एनसीईआरटी में फिगर नंबर 6.3 में देख सकते हैं. रिजल्ट ड्यू टू दिस प्रोसेस, जो कि इस प्रोसेस की वजह से बनते हैं. टेम्परेचर चेंज एंड एक्सपेंशन, इसमें क्या चीजें होती हैं? एवरी मिनरल्स एक्सपेंड, ये आप जानते हैं कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोई भी मिनरल्स होगा एक्सपेंड होगा. ठीक है. पुशेस अगेंस्ट इट्स नेबर्स, और क्या होगा अगर सपोज दैट ये रॉक है, इस पे टेम्परेचर काफी बढ़ रहा है इसका, तो ये एक्सपेंड होगी. अगर ये एक्सपेंड होगी तो ये आसपास की रॉक्स पे भी क्या डालेगी? प्रेशर डालेगी. ओके. या तो टेम्परेचर फॉल होगा, अगर टेम्परेचर फॉल होता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, अगर कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ये इधर की तरफ खिसकेंगी रॉक्स आसपास की. ठीक है. ये सारी चीजें हैं.
दिस प्रोसेस इज मोस्ट इफेक्टिव इन ए ड्राई क्लाइमेट। ये प्रोसेस ड्राई क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो उसकी वजह से रॉक क्या हो सकती है, एक्सपेंड हो सकती है। एंड हाई एलिवेशन वेयर, या तो बहुत ज़्यादा एलिवेशन हो, मीन्स माउंटेन एरियाज हो या प्लेटो एरियाज हो जहाँ का एलिवेशन ऊंचाई बहुत ज़्यादा हो। वे डायurnal टेम्परेचर, डायurnal टेम्परेचर का मतलब क्या होता है कि टेम्परेचर का बढ़ना या कम होना। ओके, चेंजेस आर ड्रास्टिक, इसकी वजह से काफ़ी बड़ी मात्रा में चेंजेस आते हैं, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में रॉक टूटती है और वो धीरे धीरे करके सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेस विद इन द रॉक, इसकी वजह से रॉक में क्या पड़ता है, स्ट्रेस पड़ता है, जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया, रिजल्टिंग इन हीविंग एंड फ्रैक्चरिंग पैरेलल टू द सरफेस। या तो कलेक्शन होता जाएगा किसी जगह पे इनका, ठीक है, या तो फ्रैक्चरिंग, फ्रैक्चरिंग का मतलब टूटना, इस तरीके से दो पार्ट में टूट गए, फिर उनका फ्रैक्चर हुआ, फिर दो पार्ट में टूट गए, इस तरीके से ये डिवीजन चलता रहेगा। ठीक है जी जी। इन रॉक लाइक ग्रेनाइट स्मूथ सरफेस एंड राउंडेड स्मॉल टू बिग बोल्डर्स कॉल्ड टोर्स। अगर ग्रेनाइट जिसकी सरफेस स्मूथ और राउंडेड हो, स्मॉल टू बिग बोल्डर्स छोटे से बड़े पत्थर के टुकड़े, कॉल्ड टोर्स उनको हम टोर्स कहते हैं, फॉर्म ड्यू टू एक्सफोलिएशन, इसी प्रोसेस की वजह से उनका निर्माण होता है, एक्सफोलिएशन। ठीक है जी, एक्सफोलिएशन डोम्स अभी हमने पढ़ा, ये देखिए ये सब एक्सफोलिएशन है, ब्रेक हो रही है सरफेस पे, ऊपर की लेयर ये देखिए, ये ये सब ब्रेक हो रही। ठीक है, नाउ फ्रीजिंग, थॉइंग एंड फ्रॉस्ट वेजिंग, ये क्या चीज है, ये सारी चीजें होती हैं ग्रोथ ऑफ आइस विद इन द पोर्स। अगर ये रॉक है और इसमें पोर्स हैं छोटे छोटे, डेफिनेटली इनमें कहीं पानी भर जाएगा, ठीक है, या अदर मिनरल्स फिल हो जाएंगे। विद इन द पोर एंड क्रैक ऑफ रॉक ड्यूरिंग रिपीटेड साइकिल ऑफ फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। होता क्या है, टेम्परेचर अगर कम हुआ तो ये फ्रीज हुए तो एरिया एक्सपेंड हुआ, और अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर ये क्या हो गए, वाटर में कन्वर्ट हो गए, अगर इनके अंदर आइस फिल है तो। इस तरीके से इनके एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्या होते हैं, रॉक्स ब्रेक होते हैं। जैसे एंशिएंट टाइम पे अगर कोई रॉक आपको ब्रेक करनी थी मैन्युअली, तो क्या किया जाता था कि लकड़ी के टुकड़े इस तरीके से लिए जाते थे और उनको उन पोर्स पे, होल पे लगा दिया जाता था, और धीरे 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 इनमें पानी डाला जाता था, जिससे क्या होता था, ये पानी डालने की वजह से इनका एरिया एक्सपेंड होता था, और ये धीरे धीरे ये जो दरारें हैं ये और बड़ी होती जाती थी। जैसे दरारें और बड़ी होती हैं, इनको और ऊपर से ठोक दिया जाता है, हैमर कर दिया जाता है, जिससे कि ये और अंदर चले जाते हैं। जब और अंदर जाते हैं फिर पानी डाल दिया जाता है, फिर ये और दरारों को बढ़ा देती है। ऐसे करते करते जैसे भी जिस शेप की हमें रॉक चाहिए होती थी, उस शेप में उसको हम तोड़ लेते थे, या जिस साइज की हमें चाहिए होती थी। ठीक है, साल्ट वेदरिंग क्या है फिजिकल प्रोसेस में, साल्ट इन रॉक एक्सपेंड ड्यू टू थर्मल एक्शन। जिस तरीके पानी की प्रोसेस होती है कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन, उसी तरीके सॉल्ट में सेम थर्मल एक्शन होती है, ये भी कॉन्ट्रैक्ट होता है और एक्सपेंड होता है। हाइड्रेशन या क्रिस्टलाइजेशन, अगर इसका हाइड्रेशन हुआ या क्रिस्टलाइजेशन हुआ, ठीक है, मीन्स वाटर से रिएक्शन हुई या क्रिस्टलाइजेशन हुआ का मतलब वाटर इवेपोरेट हो गया और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट होना चालू हो गया, तब भी रॉक के अंदर अगर ये फिल है तो उसको ब्रेक करेगी, क्रैक डालेगी उसमें। मैनी साल्ट लाइक कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एंड बेरियम, ये कॉमन साल्ट हैं जो कि इस तरीके की टेंडेंसी रखते हैं एक्सपेंडिंग की। ठीक है, हाई टेम्परेचर रेंजेस बिटवीन 30 डिग्री एंड 50 डिग्री सेल्सियस of the surface temperature in deserts favors such salt expansion।
अगर किसी ऐसे एरिया में रॉक मिल रही है जिसमें कि सॉल्ट भी है उसके पोर्स में, और वहाँ का टेम्परेचर 30 to 50 के बीच में है, तो डेफिनेटली वो सॉल्ट क्या होगा, अंदर एक्सपेंड होगा। जब एक्सपेंड होगा तो डेफिनेटली वो रॉक को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, धीरे धीरे क्रैक डालेगा, और फिर वहां से रॉक क्या हो जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। ठीक है। Salt crystal in near surface pores causes splitting of individual grains within the rock. ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर देती है, which eventually fall off. इस तरीके से अगर किसी हाई एलिवेशन एरिया में रॉक है और रॉक के पोर्स में इस तरीके से सॉल्ट यहाँ पे फिल है और टेम्परेचर उसका 30 to 50 डिग्री के आसपास है उस एरिया का, तो ये रॉक अंदर जो फिल है वो एक्सपेंड होगा। जब एक्सपेंड होगा तो ये रॉक टूटेगी। तो कोई जरूरी नहीं कि पूरी पूरी रॉक टूट जाए, हो सकता है कि ये थोड़ी थोड़ी जगहों पे फिल हो जिससे कि इसके छोटे छोटे पार्ट्स ब्रेक हो जाए और वो नीचे धीरे धीरे आके करेक्शन होगा उनका। दिस प्रोसेस ऑफ फॉलिंग ऑफ इंडिविजुअल ग्रेन्स मे रिजल्ट इन ग्रैनुअल डिसइंटीग्रेशन। इसको हम ग्रैनुअल डिसइंटीग्रेशन कहते हैं, मीन्स ग्रैनुअल छोटे छोटे टुकड़े पत्थर के वो, और इस प्रोसेस को हम ग्रैनुअल फॉलिएशन कहते हैं। ठीक है, ग्रैनुअल डिसइंटीग्रेशन कहें या ग्रैनुअल फॉलिएशन कहें, ये कब होगा, जब किसी हाई एलिवेशन एरिया पे साल्ट में अगर रॉक में साल्ट मिलते हैं और उनका एक्सपेंड होते हैं और वो पत्थरों को छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक कर देते हैं, तो उसको हम ग्रैनुअल डिसइंटीग्रेशन या ग्रैनुअल फॉलिएशन कहते हैं। In areas with alternating wetting and drying condition, salt crystal growth is favored and the neighboring grains are pushed aside. Definitely, अगर किसी एरिया पे ये साल्ट वेदरिंग हो रही है तो वो रॉक ब्रेक होके क्या होगा, आसपास मिलने वाले रॉक पे भी इफेक्ट डालेगा। ठीक है, डेफिनेटली अगर जरूरी नहीं कि इनमें भी साल्ट वेदरिंग हो सकता है कि इसके ब्रेक होने से काफी हैवी रॉक होने की वजह से ये इस पे इम्पैक्ट डाले या प्रेशर डाले। जब इन पे ये प्रेशर डालेगा तो डेफिनेटली ये भी ब्रेक होंगे या इनमें केमिकल चेंजेस आएगा, क्योंकि केमिकल चेंजेस टेम्परेचर या प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड एंड जिप्सम क्रिस्टल इन डेजर्ट एरियाज, chalk break down most readily। जिस तरीके से एक सोडियम क्लोराइड हो गया या जिप्सम क्रिस्टल हो गए डेजर्ट एरिया में, या चौक हो गई, ठीक है, बहुत ही जल्दी ब्रेक होती है। फॉलोड बाय लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, सेल, नीस, ग्रेनाइट, ये सब इसमें क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, ग्रैनुअल्स में, छोटे छोटे ग्रैनुअल्स में ब्रेक हो जाते हैं। बायोलॉजिकल एक्टिविटी, फर्स्ट केमिकल, फिजिकल, नाउ biological. Burrowing and wedging by the organism like earthworms, termites, rodent, etc. Burrowing and wedging मतलब कि चीजों को लाना, और वेजिंग का मतलब उसकी वजह से एरिया को एक्वायर करना। कौन करता है ऐसा, या तो अर्थवॉर्म, टर्माइट्स, रोडेंट एक्सेट्रा, इस तरीके के छोटे छोटे जानवर ये सारी चीजें करते हैं जो कि बायोलॉजिकल एक्टिविटी या वेदरिंग का कारण बनते हैं। ओके, अभी हम इसको आगे डीपली पढ़ते हैं। या तो ह्यूमन बीइंग्स के द्वारा किया जाए, जैसे कि हम लोग वेजिटेशन करते हैं जिसमें कि हमें प्लोइंग या कल्टीवेशन करना होता है ऑफ सॉइल का। आल्सो हेल्प इन मिक्सिंग एंड क्रिएटिंग न्यू कॉन्टेक्ट्स विद बिटवीन एयर, वाटर एंड मिनरल्स इन द अर्थ मटेरियल। ये भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि हम इसमें प्लोइंग या कल्टीवेशन करते हैं जिसमें कि क्या होता है कि और मिक्सिंग होती है, न्यू कॉन्टैक्ट बनते हैं किसके, एयर, वाटर के, मिनरल्स के साथ। ठीक है, ये सारी बायोलॉजिकल एक्टिविटीज में आएंगी। अब इस वेदरिंग का फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग और बायोलॉजिकल वेदरिंग पीसीबी का इम्पैक्ट क्या पड़ता है। जैसे कि एक्सफोलिएशन जो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं, इज अ रिजल्ट बट नॉट अ प्रोसेस। मगर ध्यान रखिएगा, एक्सफोलिएशन
रिजल्ट होते हैं, ठीक है। जैसे डोम बनना रिजल्ट है, कोई प्रोसेस नहीं है, ठीक है। अगर डोम बन के तैयार हो गया तो वो रिजल्ट प्रोडक्ट है, प्रोसेस नहीं है, ठीक। सिग्निफिकेंस ऑफ वेदरिंग, वेदरिंग का महत्व क्या है? द वे फॉर फॉर्मेशन ऑफ नॉट ओनली रेगोलिथ और सॉइल। वेदरिंग का रिलेशन सिर्फ रेगोलिथ या सॉइल से नहीं है, मत मीन्स इनके फॉर्मेशन से नहीं है, बल्कि वेदरिंग से जो सबसे पहले, इनसे भी पहले जो चीजें होती है वो क्या होता है? इरोजन होता है और मास मूवमेंट होता है। वेदरिंग एड्स मास वेस्टिंग, वेदरिंग क्या करती है? मास वेस्टिंग को बढ़ा देती है, इरोजन को बढ़ा देती है, रिडक्शन को बढ़ा देती है ऑफ द रिलीफ। चेंजेस इन लैंड फॉर्म्स आर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ इरोजन, और जो भी लैंड फॉर्म में चेंजेस आते हैं वो इरोजन के कॉन्सिक्वेंसेस है, मीन्स परिणाम है, ठीक है। जितने भी आप लैंड फॉर्म में चेंजेस देख रहे हैं, चाहे वो क्लाइमेट की वजह से हो, चाहे ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से हो, ठीक है, इरोजन होता ही है। अगर फ्लड है या हैवी रेन है तो भी इरोजन होता है, ठीक है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड डिपॉजिट्स हेल्प्स इन इनरिचमेंट एंड कंसंट्रेशन ऑफ द सर्टेन वैल्यूएबल कोर्स ऑफ द, हाँ देखिए, केवल सिर्फ सॉइल और रेगोलिथ तक आप मीन्स बाउंडेड मत रहिएगा। वेदरिंग में और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि रॉक्स और डिपॉजिट की वजह से जो प्लेन एरियाज हैं या लो एरियाज हैं वहां पे इनका कलेक्शन होता है। सिर्फ कलेक्शन नहीं, ये अपने साथ साथ और भी मिनरल्स के ओर्स लाते हैं, जैसे आयरन के, मैग्नीशियम के, एल्युमिनियम के, कॉपर के। जिस भी रॉक में जो भी मिनरल जितना अधिक मिल रहा होगा उसका जहां पर भी कलेक्शन हुआ होगा, जैसे कि हमारे यहाँ कुछ ऐसी साइट्स हैं, स्पेसिफिक साइट जहां पे आयरन बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, कॉपर बहुत अधिक मात्रा में मिलता है, जिप्सम काफी अधिक मात्रा में मिलता है। राजस्थान, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ये सब ऐसे स्पेसिफिक एरिया हैं जहाँ पे हमें मिनरल्स बहुत अधिक मात्रा में मिलता है। माइन एरियाज भी यहाँ पर ज़्यादा है, क्यों? क्योंकि ये एक समय पे बहुत ही हाई एरिया रहे होंगे और जहाँ पे मिलने वाली रॉक्स में इस तरीके के मिनरल्स इनरिच होंगे। तो जब ये ब्रेक हुई तो यहाँ की सॉइल में या यहाँ के अंडरग्राउंड लेवल पे हमें ये मिनरल्स ज़्यादा मात्रा में मिलने लगे। ओके, विच आर ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी। ये मिनरल्स क्यों बने हैं? ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मिनरल्स, ये हम लोग इससे प्रीवियस वाले डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें मैंने ये बताया है कि इतने सारे मिनरल्स या इतनी सारी वैरायटी कैसे बनी, इन पे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है और किस रेंज में पड़ता है या किस रेट पे पड़ता है, उस पे डिपेंड होता है कि कौन सा मिनरल्स आगे जाके बनेंगे, ठीक है। इस तरीके के मिनरल्स का मिलना किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्यों? अगर सपोज दैट आयरन अधिक मात्रा में मिल रहा है और कोल अधिक मात्रा में मिल रहा है तो उनका यूज करके हम स्टील बनाएंगे, स्टील जो कि बहुत अधिक मात्रा में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में यूज होती है। अदर मिनरल्स हो गए, ठीक है, जो कि हमारे सीमेंट वगैरह, जिप्सम बनाने के काम आते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये नेशनल इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करते हैं। जैसे कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो गए, ठीक है, उनका यूज़ हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने में करते हैं, या लिथियम वगैरह, ठीक है, ये तो हम आर्टिफिशियली बनाते भी हैं, ये सारी चीज़ें। तो मास मूवमेंट क्या है? दिस मूवमेंट ट्रांसफर द मासेस ऑफ द रॉक डेब्रिस डाउन द स्लोप। मास मूवमेंट में होता क्या है कि बड़े लेवल पे रॉक की डेब्रिस ऊपर से नीचे आती है, डाउन द स्लोप, अंडर द डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, उसका बहुत बड़ा रोल होता है किसी भी बड़े रॉक को हाई एरिया से लो एरिया की तरफ लाने में, ठीक है। मास मूवमेंट आर एडेड बाय ग्रेविटी, नो जियोमॉर्फिक एजेंट लाइक रनिंग वाटर।
मास मूवमेंट में सबसे ज्यादा प्रभाव ग्रेविटी का पड़ता है, ना कि किसी जियोमॉर्फिक एजेंट का। वाटर, ग्लेशियर, विंड, वेव्स, करंट, प्रेसिपिटेट्स इन द प्रोसेस ऑफ मास मूवमेंट। ठीक है, जहाँ पे कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, प्रेसिपिटेट वो बरसात या स्नोफॉल वगैरह से रिलेटेड चीजें। तो जियोमॉर्फिक एजेंट का इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ता जितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है, या मेजरली या मेन इम्पैक्ट पड़ता है ग्रेविटी का मास मूवमेंट पे। वीक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, thin bedded rocks, fault, steeply dipping beds, vertical cliff or steep slopes, abundant precipitation and torrential rains, scarcity of vegetation favor mass movement. वीक अनकंसोलिडेटेड मटेरियल, ऐसे मटेरियल जो कि वीकली बाउंडेड है, ठीक है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बाउंडेड नहीं है आपस में, वीकली बाउंडेड है, तो जल्दी ब्रेक हो जाएंगे। या बहुत ही पतली रॉक की बेड है किसी हाई एलिवेटेड एरिया में, इसके ऊपर ऐसे इस तरीके से पतली सी चादर, तो ग्रेविटी का इम्पैक्ट पड़ सकता है उस पर। ठीक है, और चीजों का इम्पैक्ट पड़ सकता है। और स्लोप क्या हो, या फॉल्ट पड़े हो, दरारें पड़ी हो, या स्लोप बहुत हाई हो, इस तरीके से एकदम स्टीप, सीधी सीधी। अबंडेंट प्रेसिपिटेशन हो, बहुत बड़ी मात्रा में पानी बरसे या स्नोफॉल हो, तो टेरिटोरियल रेन भी काफी बड़ी मात्रा में बरसात से संबंधित है। स्कार्सिटी ऑफ वेजिटेशन, वनस्पतियों की कमी, मीन्स अगर कहीं पे इस तरीके से पेड़ अधिक मात्रा में मिल रहे हैं, तो आप जानते हैं कि इनकी जड़ें वहां पे मिलने वाली सॉइल या रॉक्स को पकड़े रहती हैं, तो हमें कम इस तरीके से मास मूवमेंट देखने को मिलता है। मगर रिसेंट टाइम पे हो क्या रहा है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके या कनेक्टिविटी को लेके इतना ज़्यादा इन सब जगहों की, हाई एलिवेटेड एरिया की या प्लेन एरिया की इतनी ज़्यादा माइनिंग करना चालू कर दी है या कंस्ट्रक्शन चालू कर दिया है कि हमें वेजिटेशन वहाँ से हटाना पड़ता है। जब वेजिटेशन हटाना पड़ेगा तो डेफिनेटली वो जो यहाँ पे सॉइल है या रॉक्स हैं, जो इनकी वजह से किसी एक जगह पे स्टेबल हैं, अब पेड़ नहीं रहे तो वो अनस्टेबल हो गए। इसकी वजह से मास वेस्टिंग हमें देखने को मिलती है। हाल ही के समय में हमने उत्तराखंड का एग्जाम्पल लिया था, जहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा मास मूवमेंट होता है। क्यों? क्योंकि उन एरियाज में डेवलपमेंट बहुत तेजी से हो रहा है। डेवलपमेंट तेजी की होने की वजह से हमें वेजिटेशन लॉस देखने को मिलता है। वेजिटेशन लॉस की वजह से सारा क्लाइमेट चेंज हो जाता है। हो सकता है कि बहुत अधिक बरसात हो या बहुत कम बरसात हो। ठीक है, एनिमल्स वगैरह यहाँ से जाना पड़ता है उनको किसी और जगह पे, या नहीं जगह बनी तो रेजिडेंशियल एरिया में फिर वो एंटर करते हैं। तो इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिलती है। ठीक है ना, ये एक फिगर देख लीजिए आप। कुछ शब्द आए थे सॉइल क्रीप करके, जैसे कि ये हीव, ठीक है, हीव, स्लाइड या फ्लो, ये कैसे एक दूसरे से संबंधित है। अगर हीव मीन्स कहीं पे ढेर लगा है और वो तेजी से मीन्स फ्लो होने लगा या मूवमेंट उसमें होने लगा, तो डेफिनेटली वो एक लिक्विड की तरीके एक जगह से दूसरी जगह जाने लगेगा। अगर फ्लो स्लो है तो डेफिनेटली किसी एक जगह पे कलेक्ट होकर हीव में कन्वर्ट हो जाएगा, कलेक्शन कर देगा। स्लाइड में क्या होता है, अगर फ्लो ड्राई है तो डेफिनेटली स्लाइड में ये लेयर कन्वर्ट हो जाएंगी सूख के, और अगर स्लाइड वेट है तो डेफिनेटली फ्लो देखने को मिलेगा हमें। जैसे कि कुछ इसके एग्जांपल हैं। अगर स्लो मूवमेंट है फ्लो का तो सॉलिडिफिकेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर ये स्लाइड अगर वेट है मीन्स अगर उसमें पानी मिल जाता है, बरसात होती है, तो हमें अर्थ फ्लो या मड फ्लो देखने को मिलता है। ठीक है, और अगर ड्राई है तो हमें लैंड स्लाइड या रॉक स्लाइड देखने को मिलती है। उसी तरीके से स्लाइड्स के साथ भी ये चीजें जुड़ी हुई हैं, टॉलूस क्रीप और सॉइल क्रीप।
ये क्या चीजें हैं? Soil creep is a process operating at granular scale. It happens on a gentle slope and is noticeable from the wavy surface it produces. Dump soil moves very slowly down the slope as the weight of the water pushes it down to forward. ठीक है, ऊपर से नीचे मगर बहुत ही धीमी गति में सॉइल का आना और डंप होना, ये सॉइल क्रीप है। ठीक है, सॉइल क्रीप एक प्रक्रिया है जो कि क्या करती है, ग्रैनुअल्स को ऑपरेट करती है। ठीक है, ये घटना आपको एक जेंटल स्लोप पे, बहुत हाई स्लोप पे नहीं, नॉट दिस, एक जेंटल स्लोप पे देखने को मिलेगी। ठीक ना, ये देखिए, ये फ्रॉस्ट हीविंग है जो अभी हम लोग देख रहे थे कि फ्रॉस्ट का जमना किसी जगह पे। ओके, ये फ्रॉस्ट हीविंग, इस तरीके से कलेक्शन धीरे धीरे, अगर स्नोफॉल हो रही तो धीरे धीरे यहाँ पे कलेक्शन चालू हो जाता है और इस तरीके से हीव क्रिएट हो जाती है, जो हीविंग वर्ड्स बार बार आ रहा है जो हम लोगों ने यहाँ पे देखा ना, हीव शब्द। तो ये केवल सॉइल का नहीं, हमें स्नो का भी हीव देखने को मिलता। ठीक है, ये कलेक्शन इस तरीके से, इसको सॉइल पाइल कहेंगे क्योंकि इसमें एक कोई इस तरीके से पीक नहीं देखने को मिले, यहाँ पे ये इस तरीके से पीक देखने को मिले। ठीक है ना, स्लो मूवमेंट, टालुस क्लिप हमें देखने को मिला यहाँ पे एक वर्ड, टालुस क्लिप। ये क्या है? द स्लो डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ टालुस। टालुस क्या? आइदर इंडिविजुअल रॉक फ्रेगमेंट्स और अ मास एज अ होल। स्लो डाउन स्लोप मूवमेंट ऑफ टालुस, टालुस का एक स्लो मूवमेंट। ठीक है, या तो पूरी पूरी रॉक हो सकती है या फ्रेगमेंटेड हो सकती है, आइदर इंडिविजुअल रॉक फ्रेगमेंटेड और द मास एज द होल, या तो पूरी पूरी रॉक हो। ठीक है, उसका स्लो मूवमेंट वो टॉलिस क्रीप क्रिएट करता है। ठीक ना, क्रीप इज ए वन टाइप, ये क्रीप वर्ड को बार बार हम यूज कर रहे हैं। क्रीप इज ए वन टाइप अंडर दिस कैटेगरी विच कैन ऑकर ऑन मॉडरेटली स्टीप। ओके, मॉडरेटली स्टीप, बहुत हाई नहीं, मॉडरेट सॉइल कवर्ड स्लोप, सॉइल कवर्ड स्लोप, इस तरीके से आपको दिखने को मिलेगा। ये सॉलिफिकेशन यहाँ पे वर्ड यूज किया ना, ये सॉलिफिकेशन, ये देखिए इस तरीके से धीरे धीरे ये मूवमेंट हो रहा है। ओके, बहुत तेजी के साथ नहीं, बहुत ही स्लो मूवमेंट। ये ना, सेवरल टाइप ऑफ क्रीप, जैसे कि सॉइल क्रीप जो हम डिस्कस किया अभी हमने, टालुस क्रीप, रॉक ग्लेशियर क्रीप कैन बी आइडेंटिफाइड। ओके, सॉलिफिकेशन, द ग्रैनुअल मूवमेंट ऑफ वेट सॉइल और अदर मटेरियल डाउन अ स्लोप, या तो वेट सॉइल हो या अदर मटेरियल हो। ये देखिए वेट सॉइल, ड्राई नहीं है, ड्राई होगी तो मूवमेंट नहीं होगा। ओके ना, especially where frozen subsoil act as a barrier to the percolation of water। ठीक है, स्पेशली वेयर फ्रोजन सबसॉइल, जमी हुई सॉइल जिसमें मतलब पानी जम गया है, एक्ट एज अ बैरियर, बैरियर के तरीके काम करती है टू पर्कुलेशन ऑफ वाटर, वाटर का यहाँ से पर्कुलेशन होगा अधिक मात्रा में। ये देखिए, ठीक है, ये ऊपर स्नो थी, धीरे धीरे वो रिस रिस के इसके अंदर चली गई, तो ये क्या हो गई, वेट। जब वेट हो गई तो डेफिनेटली अगर स्टीप स्लोप पे है, कहीं स्लोप पे है, तो इनमें मूवमेंट देखने को मिलेगा हमें। ओके ना, जैसे स्लो मूवमेंट होता है, हो सकता है रैपिड मूवमेंट भी हो, डेफिनेटली अगर हाइट बहुत ज्यादा है तो। मूवमेंट ऑफ वाटर सैचुरेटेड क्लीली और सिल्टी अर्थ मटेरियल डाउन लो एंगल टेरेस और हिल साइड इज नोन एज अर्थ फ्लो। अगर क्या हो, वाटर सैचुरेटेड सिल्टी अर्थ मटेरियल, ठीक है, क्ले या सिल्ट अर्थ मटेरियल डाउन लो एंगल टेरेस और हिल साइड, अगर यहां से सिल्ट या
क्ले का फ्लो हो रहा है, ठीक है, सैचुरेटेड रैपिडली, तो वो अर्थ फ्लो में आएगा, ठीक है। सॉलिफिकेशन स्लो मूवमेंट, अर्थ फ्लो रैपिड मूवमेंट. Another type in this category is mud flow. In the absence of vegetation cover and with heavy rainfall, mud flow भी देखने को मिलता है हमें कई जगहों पे बहुत बड़ी मात्रा में, ठीक है। अगर हम वहाँ पे अगर बहुत ही कम वेजिटेशन है और हैवी रेनफॉल है तो आपको वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, मड फ्लो, पानी में मिक्स होकर मिट्टी इस तरीके से फ्लो होने लगती, बहुत ही ह्यूज अमाउंट में, पतली पतली लेयर आपको नहीं मिलेगी, थिन लेयर जो कि आपको सॉलिफिकेशन में देखने को मिलती है, ठीक है ना। अ थर्ड टाइप इज ए डेब्री, अवलांच, अवलांच आप जानते हैं टूट के गिरना किसी बड़े पार्ट का, ओके, अर्थ के किसी बड़े पार्ट का टूट के गिरना, डेब्रीज, डेब्रीज एवलांच, डेब्रीज का टूट के गिरना, विच इज अ मोर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमिड रीजन, जहाँ जो हमें ऐसे जगहों पे बहुत ज्यादा देखने को मिलती है जहाँ पे ह्यूमिड हो, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल अपने इंडिया में, या नॉर्थ ईस्ट चले जाएं, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इस तरह के एवलांच देखने को मिलेंगे, ठीक है। या बहुत आप देख सकते हैं ग्रीनलैंड, आइसलैंड, ठीक है, वहाँ पे डेब्री तो नहीं, आइस के देखने को मिलेंगे आपको, और विदाउट वेजिटेशन कवर एंड ऑकर इन ए नैरो ट्रैक ऑन ए स्टीप स्लोप, ह्यूमिड रीजन विद और विदाउट वेजिटेशन, वेजिटेशन हो भी सकता है उन पे और नहीं भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत बड़े स्केल पे टूटते हैं, ठीक है, तो वेजिटेशन हो या ना हो कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। ऑकर इन नैरो ट्रैक और स्टीप स्लोप, वही मैं आपसे कह रहा हूं बार बार, स्टीप स्लोप का होना बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। हैवी मड फ्लो इन वॉल्केनोज ऑफ एंडीज माउंटेन एंड रॉकीज माउंटेन, जी हमें ज्यादातर जैसे एंडीज माउंटेन्स हो गए साउथ अमेरिका में और रॉकीज माउंटेन्स हो गए, इन सब जगहों पे स्टीप स्लोप है जहां पे हमें हैवी मड फ्लो देखने को मिलता है। ये लैंडस्लाइड इस तरीके से, ये लैंडस्लाइड के एग्जांपल है, आप देख सकते हैं ये है लैंडस्लाइड, इतने ह्यूज लेवल पे, ये छोटे छोटे आपको ये देखिए टेंट या घर दिखेंगे, ठीक, ये लैंडस्लाइड हुई है इतने लार्ज ह्यूज अमाउंट में। These are relatively rapid and perceptible movement. The material involved are relatively dry. अन्य की कंपैरिजन में, सॉलिडिफिकेशन की कंपैरिजन में लैंडस्लाइड में क्या होता है, जो मटेरियल होता है वो ड्राई होता है, ठीक है। तो जब ये टूटता है तो बहुत लार्ज स्केल में टूटता है, अगर ये वेट होगा तो इतना लार्ज स्केल में नहीं टूटेगा, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, धीरे धीरे करके हो सकता है, स्लो मूवमेंट हो सकता है, मगर अगर ड्राई है तो अचानक से टूटती हैं चीजें, ठीक है। इसी में एक वर्ड यूज करते हैं हम, स्लम्प, क्या है वो, अ स्लम्प इज अ फॉर्म ऑफ मास वेस्टिंग that occur when a coherent mass of the loosely consolidated material or rock layer moves a short distance down a slope. When a coherent mass of the loosely consolidated material, coherent mass of the loosely consolidated material, कमजोर आपस में जुड़े हुए मटेरियल, मतलब कि जो बॉन्ड है उनके बीच में बहुत ही कमजोर है, वीक है, ठीक है, और रॉक लेयर, चट्टानों की परतें, मूव्स अ शॉर्ट डिस्टेंस डाउन अ स्लोप, एक कम डिस्टेंस में मूवमेंट होना, बहुत ज्यादा नहीं, जहां से रॉक टूटी और यहां पे आई, ज्यादा डिस्टेंस नहीं, कम डिस्टेंस, तो ये स्लम्प, इसको हम स्लम्प कहते हैं। मास वेस्टिंग तो हो रही मगर शॉर्ट डिस्टेंस में, ठीक है। रैपिड रोलिंग और स्लाइडिंग ऑफ द अर्थ डेब्रीज विदाउट बैकवर्ड रोटेशन ऑफ द मास इज नोन एज डेब्रीज स्लाइड। डेफिनेटली अगर लैंड पूरी पूरी काफी बड़े एरिया टूट रहे हैं तो वो लैंडस्लाइड हो गए, अगर डेब्रीज टूट टूट के गिर रही हैं टुकड़े तो वो डेब्रीज स्लाइड हो गई, ओके। स्लाइडिंग ऑफ इंडिविजुअल रॉक masses डाउन बेडिंग जॉइंट और फॉल्ट सरफेस इज रॉक स्लाइड। इसी तरीके से कोई रॉक टूट के गिरे, रॉक masses डाउन बेडिंग जॉइंट और फॉल्ट से, जहां से जुड़ी हो या दरार पड़ी हो वहां से टूट के गिरे रॉक,
तो उसको हम रॉक स्लाइड कहेंगे। ओके, नाउ in our country, debris avalanche and landslide occur very frequently in the Himalayas. ये आपने देखा होगा, बहुत बार न्यूज में सुनने को मिलता है। There are many reasons for this. ये रीजन बहुत ध्यान से सुनिएगा। One, the Himalayas are tectonically active. हिमालय में ही क्यों इतना होता है? क्योंकि आज भी आप जानते हैं कि हिमालय टेक्टोनिकली एक्टिव है, मीन्स उसके नीचे की प्लेटों का आज भी बहुत बड़ी मीन्स क्वांटिटी में मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, दे आर मोस्टली मेड अप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स, और ज्यादातर वो सेडिमेंट्री रॉक से बने हैं। मीन्स बहुत ही इग्निशियल रॉक की कंपैरिजन में या अदर रॉक की कंपैरिजन में सेडिमेंट्री रॉक बहुत जल्दी टूटती है, क्योंकि बस वो कंपोजिशन होता है कई डिफरेंट रॉक्स का, तो वो इतनी सॉलिड तरीके से बाउंडेड नहीं होती, लूजली बाउंडेड होती है। एंड अनकंसोलिडेटेड एंड सेमी कंसोलिडेटेड डिपॉजिट, या तो कम होंगी या तो मीन्स ना के बराबर। ठीक है, द स्लोप आर वेरी स्टीप, जबकि हिमालय में स्टीप हम जो देखते हैं, ढाल जो देखते हैं, वो बहुत ही हाई है कंपेयर टू द हिमालयाज। ये चीज हमें नीलगिरी में नहीं देखने को मिलती, क्योंकि तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल के बॉर्डर पे है, या वेस्टर्न घाट पे नहीं देखने को मिलती। नीलगिरी, ये वेस्टर्न घाट, इन जगहों पे हमें नहीं देखने को मिलती। ठीक है, क्यों? क्योंकि सेडिमेंट्री रॉक absence, steep slope absence। ठीक है, along the west coast are relatively tectonically stable, टेक्टोनिकली स्टेबल भी है, इतना ज्यादा मूवमेंट नहीं है, आर मोस्टली मेड अप ऑफ वेरी हार्ड रॉक, और ये सब ज्यादातर हार्ड रॉक से बनी है, सेडिमेंट्री रॉक से नहीं बनी है, तो ब्रेक इजिली नहीं होती। ठीक है, ये इरोजन और डिपोजिशन डीपली में जरा समझ लेते हैं क्या है। इरोजन दैट इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्टिन्यूअस चेंजेस। इरोजन वो है जिसमें हम कॉन्टिन्यूअस चेंजेस देखते हैं। ठीक है, इज लार्जली रिस्पॉन्सिबल कॉन्टिन्यूअस चेंजेस दैट द अर्थ सरफेस इज अंडरगोइंग। द वर्क ऑफ अदर टू एजेंट ऑफ द इरोजन, वेव्स और ग्राउंड वाटर, इज नॉट कंट्रोल्ड बाय क्लाइमेट। इरोजन वेव्स, ठीक है, इरोजन वेव्स का मतलब जो अर्थ के अंदर मूवमेंट हो प्लेट की वजह से, उसकी वजह से पी वेव, एस वेव वगैरह जनरेट होते हैं या अर्थक्वेक होते हैं, या ग्राउंड वाटर मींस सतह पे मिलने वाला पानी, इज नॉट कंट्रोल बाय क्लाइमेट, ये क्लाइमेट से कंट्रोल नहीं होते। ठीक है, इनका अगर मूवमेंट हो रहा है या वेव्स की वजह से ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, तो इन पे क्लाइमेट का इतना असर नहीं पड़ता। In case of waves, it is a location along the interface of the litho and hydrosphere. Lithosphere means continental, ठीक है, continents, और हाइड्रोस्फीयर का मतलब ओशियन, सी वगैरह। अगर इन जगहों की प्लेट आपस में मिल रही है, ठीक है, एक प्लेट जो हल्की होगी वो नीचे जाएगी, और जो हैवी प्लेट होगी वो ऊपर रहेगी, या लाइट प्लेट ऊपर रहेगी, हैवी प्लेट नीचे जाएगी। ठीक है, इस तरीके से। तो अगर ये मूवमेंट चल रहा है प्लेट्स का, तो डेफिनेटली क्या होगा, वेव जनरेट होंगी। ठीक है, वेव की वजह से इरोजन होगा। जैसे कि आप वेव्स को इस तरीके से समझ लीजिए कि मोबाइल वाइब्रेट होते हैं तो आसपास की चीजों पे भी वो इम्पैक्ट डालते हैं। ठीक है, आपको वाइब्रेशन फील होगा आसपास भी। अगर बहुत ही हल्के पार्टिकल उस टेबल पे जिसपे मोबाइल वाइब्रेट कर रहा रखें, तो आप उसमें देखेंगे कि वो मूव होंगे बहुत ही माइनर से। ठीक है, तो अब ये दो प्लेट कहाँ पे मिलेंगी? डेफिनेटली ये कोस्टल रीजन पे मिलेंगी। जैसे कि अर्थ का ये इंडिया का साउथ पार्ट, ये लैंड पोर्शन है जहाँ पे अरेबियन सी है, या यहाँ पे इंडियन सी है, ठीक है, हिंद महासागर है। दैट विल डिटरमाइन द वर्क ऑफ वेव्स, वेयर एज द वर्क ऑफ ग्राउंड वाटर इज डिटरमाइंड मोर बाय लिथोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द रीजन। ठीक है, वेव्स बहुत ज्यादा डिपेंड करती है प्लेट्स के जो इंटरनल अर्थ के पार्ट में जो मूवमेंट हो रहा है उस पे, और ग्राउंड वाटर बहुत ज्यादा
डिपेंड करता है, इनका मूवमेंट डिपेंड करता है लिथोलॉजिकल कैरेक्टर ऑफ द रीजन, कि उस रीजन के लिथोलॉजिकल कैरेक्टर क्या है, मीन्स अर्थ सरफेस पे क्या क्या चीजें मिल रही हैं। ठीक है, टोपोग्राफी क्या है वहां की, उस पर डिपेंड करेगा। इफ द रॉक्स आर परमिएबल एंड सोल्यूबल एंड वाटर इज अवेलेबल ओनली देन कास्ट टोपोग्राफी डेवलप्स। अगर रॉक्स परमिएबल हैं और सोल्यूबल भी हैं, ठीक है, और वहां पे वाटर मिल रहा है, तो डेफिनेटली वो क्या करेंगे, वाटर के साथ मिक्स होके या वाटर पे इम्पैक्ट डाल के कास्ट टोपोग्राफी बना देगा। ठीक है, द कोर्सर मटेरियल गेट डिपॉजिट फर्स्ट एंड फाइन मंथ्स लेटर। जो भारी मटेरियल होंगे वो पहले डिपॉजिट हो जाएंगे और हल्के वाले बाद में। बाय डिपोजिशन डिप्रेशन गेट फिल्ड अप, डेफिनेटली इनका डिपोजिशन वहीं पे होगा जहां पे इस तरीके से क्रैक हो या होल हो, तो जहां पर भी होल होंगे वहां पे ये फिल हो जाएंगे, जब फिल हो जाएंगे तो ये सतह भर जाएगी। ठीक, कोर्सेस क्या है, जो कोर्स मटेरियल वर्ड यहाँ पे यूज हुआ, डेफिनेशन कंपोज्ड ऑफ रिलेटिवली लार्ज पार्ट ऑफ पार्टिकल्स, वही जो मैंने आपको हैवी पार्टिकल बताया। ठीक है, द बीच हैड द रफ एंड कोर्स सैंड, जैसे कि अगर आप बीच में चले जाएं समुद्र के किनारे तो वहां पे आपको रफ एंड कोर्स सैंड, थोड़े बड़े पार्टिकल मिलते हैं, ठीक है, सैंड के, इन कंपेरिजन टू जो पानी के अंदर है रेत। अब ये सारी वेदरिंग जियोमॉर्फिक प्रोसेस इंड में रिजल्ट क्या देती है, सॉइल फॉर्मेशन का। ठीक, सॉइल में कौन से कंटेंट होंगे या सॉइल किस टाइप की होगी, ये इन्हीं प्रोसेस पे डिपेंड करता है। Soil is dynamic medium in which many chemical, physical, biological activity go on constantly. Soil केवल आप ये मत समझिए कि स्टेबल है, सॉइल भी बदलती रहती है मगर उसमें काफी टाइम लगता है, जो कि ऐसे आपको नहीं पता चलेगा। ठीक, और ये कैसे होता है, इन्हीं केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल, पीसीबी प्रोसेस की वजह से। ओके ना, ये देखिए कास्ट, ये कास्ट विंडो, ये, और आपको मिलेगा यहाँ पे कास्ट वैली, ये जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया आपसे। कास्ट टोपोग्राफी, रॉक्स आर परमिएबल एंड सोल्यूबल एंड वाटर इज अवेलेबल ओनली देन कास्ट टोपोग्राफी डेवलप्स। तो कास्ट टोपोग्राफी में क्या क्या चीजें आती है, जैसे कास्ट विंडो हो गया, कास्ट वैली हो गया, ठीक है, ये सारी चीजें कास्ट टोपोग्राफी के अंतर्गत आती है। ये घाटी टाइप की हो गया या विंडो हो गया, ये आप कह सकते हैं काफी डीप है। ठीक ना, तो कास्ट क्या, अ लैंडस्केप दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय न्यूमरस केव्स, सिंकहोल, फिशर एंड अंडरग्राउंड स्ट्रीम्स। कास्ट के अंदर क्या क्या चीजें आई, केव्स आते हैं, सिंकहोल आते हैं, फिशर्स आते हैं और स्ट्रीम्स आते हैं। कास्ट टोपोग्राफी यूजुअली फॉर्म्स इन ए रीजन ऑफ अ प्लेंटीफुल रेनफॉल। ज्यादातर जैसे कि यहाँ पे हमने आपको बताया है कि कास्ट टोपोग्राफी के लिए वाटर अवेलेबल होना बहुत जरूरी है, तो वही वो ये चीज बता रहे हैं कि जहां पे प्लेंटीफुल रेनफॉल होती हो, बहुत ज्यादा बारिश होती हो, वेयर बेड रॉक कंसिस्ट ऑफ कार्बोनेट रिच रॉक, कार्बोनेट ज्यादा मिलता हो, जैसे कि लाइमस्टोन, जिप्सम, डोलोमाइट, दैट इज इजिली डिसॉल्व, जो कि आसानी से पानी में घुल जाए, वहां पर आपको कास्ट टोपोग्राफी देखने को मिलेगी। ओके, नाउ सॉइल फॉर्मेशन क्या होता है, सबसे पहले तो withered material और transported deposit are colonized by the bacteria and other inferior plant bodies like mosses and lichens। इनकी वजह से बैक्टीरिया हो गए या प्लांट हो गए, मॉसेस, लाइकेन की वजह से एक जगह कलेक्शन होता है इनका। फॉर्मेशन एंड पैडोजेनेसिस डिपेंड फर्स्ट ऑन वेदरिंग, मिट्टी का बनना ये डिपेंड करता है सबसे पहले वेदरिंग पे, ठीक है, केमिकल, फिजिकल, बायोलॉजिकल। द डेड रिमेन ऑफ द ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट हेल्प इन ह्यूमस एक्यूमुलेशन। डेड रिमेन, जो डेड रिमेन है मीन्स वहां पे पौधे वगैरह जीव जंतु मर गए हैं और दफन हो गए हैं, वहां पे दब गए हैं अंदर, तो डेड रिमेन ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड प्लांट्स
हेल्प इन ह्यूमस एक्यूमुलेशन। वेदरिंग से बनी सॉइल और उसमें ह्यूमस मिलेगा या नहीं मिलेगा या कितनी मात्रा में मिलेगा, ये वहां पर मिलने वाली ऑर्गेनिज्म या प्लांट पे डिपेंड करता है। पेडोलॉजी क्या होती है? पेडोलॉजी इज सॉइल साइंस, या पेडोलॉजिस्ट उसको बोलते हैं सॉइल साइंटिस्ट को, जो इस पे रिसर्च करते हैं। सॉइल फॉर्मिंग फैक्टर, सॉइल फॉर्म जो होगी उसका पैरेंटल मटेरियल क्या है, टोपोग्राफी कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी और टाइम। पेरेंट मटेरियल में क्या क्या चीजें आएंगी? पेरेंट मटेरियल इन सिटू भी हो सकता है, ऑन सिटू भी हो सकता है, वेदर रॉक डेब्रिस, रेजिडुअल सॉइल्स और ट्रांसपोर्टेड डिपॉजिट। ठीक है, पेरेंटल मटेरियल में वेदरिंग आएगी रॉक्स की डेफिनेटली। उसके बाद टोपोग्राफी आती है। सॉइल्स विल बी थिन और ऑन स्टीप स्लोप एंड थिक ओवर फ्लैट अपलैंड एरियाज। सॉइल क्या होगी? थिन होगी ऑन स्टीप स्लोप। अगर इस तरीके से हाइट बहुत ज्यादा है तो सॉइल क्या होगी? थिन होगी डेफिनेटली, क्योंकि ये आगे मूवमेंट होता रहता है, एक जगह कलेक्शन नहीं हो रहा। जब एक जगह कलेक्शन नहीं हो रहा तो डेफिनेटली थिन हो जाएगी। और थिक होगी जब किसी फ्लैटेंड एरिया पे आके कलेक्ट होगी। ठीक है, यहां पे कलेक्शन हो जाएगा। ओवर अ जेंटल स्लोप वेयर इरोजन इज स्लो एंड पर्कुलेशन ऑफ वाटर इज गुड। जहां पे इरोजन बहुत स्लो हो, मीन क्षय बहुत कम हो, ठीक है, और पर्कुलेशन ऑफ वाटर मीन्स पानी जो डिप कर करके मीन्स धीरे धीरे रिस रिस के नीचे जाता हो, वो रेट बहुत हाई हो। अगर ये रेट बहुत हाई होगा पानी के पर्कुलेशन होने का, तो डेफिनेटली क्या होगा, वहां पे जो मिट्टी होगी वो ड्राई हो जाएगी। ठीक है, और सॉइल फॉर्मेशन क्या होगा? वेरी फेवरेबल होगा। ठीक है ना, soil over flat areas may develop a thick layer of clay with good accumulation of organic matter, giving the soil dark color. अगर ऑर्गेनिक मैटर अधिक मात्रा में मिल रहा है तो डेफिनेटली सॉइल का कलर क्या होगा? डार्क हो जाएगा। जैसे कि आपको महाराष्ट्र एरियाज वगैरह में या डेकन प्लेट के एरियाज में आपको देखने को मिलती है ब्लैक सॉइल। क्यों? क्योंकि वहां पे ऑर्गेनिक मटेरियल का एक्यूमुलेशन काफी ज्यादा है। ओके, in middle latitude, the south facing slope exposed to sunlight have a different condition of vegetation and soil. जब हम साउथ फेसिंग स्लोप की तरफ देखते हैं, ठीक है, ये हो गया नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, अगर ये हम इंडिया लेते हैं तो, और ये साउथ। अगर साउथ फेसिंग स्लोप इस तरफ यहां पे, ठीक, सनलाइट की तरफ है, एक्सपोज टू सनलाइट, हैव अ डिफरेंट कंडीशन ऑफ द वेजिटेशन। डेफिनेटली यहाँ पे वेजिटेशन अलग तरीके की होगी, क्योंकि यहाँ पे अलग तरीके की सॉइल मिलेगी। ठीक है, सॉइल भी डिपेंड करती है कि सनलाइट जो है वो हाई है या लो है, या वो एरिया सनलाइट के अंडर में आ रहा है या नहीं आ रहा। एंड द नॉर्थ फेसिंग स्लोप विद कूल मॉइस्ट कंडीशन, और जो नॉर्थ फेसिंग होगा तो डेफिनेटली कूल होगा और मॉइस्ट होगा, क्योंकि वेपराइज हुआ नहीं वाटर, वहीं पे मिल रहा है अभी। हैव सम अदर सॉइल एंड वेजिटेशन, तो वहां पर मिलने वाली जो मिट्टी होगी वो अलग तरीके की होगी, और वहां पर होने वाली वनस्पति भी अलग तरीके की होगी। ठीक है, इसी वजह से हमें इंडिया के अलग अलग एरिया में अलग अलग वेजिटेशन देखने को मिलता है, मतलब मीन्स मेजर वेजिटेशन अलग अलग तरीके के होते हैं। वैसे तो हमने बहुत सारे चेंजमेंट कर दिए हैं कि अब भी बिना मौसम के भी आप कई चीजें उगा सकते हैं, ठीक, जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह करके। क्लाइमेट, ठीक, तो पेरेंटल मटेरियल हो गया, टोपोग्राफी हो गई, अब हम क्लाइमेट देखते हैं। क्लाइमेट तो बहुत बड़ा रोल निभाएगा इसमें।
मॉइस्चर इन टर्म्स ऑफ इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन। मॉइस्चर डिपेंड करता है उस जगह पे कि प्रेसिपिटेशन की इंटेंसिटी क्या थी, फ्रीक्वेंसी क्या थी और कितने समय तक प्रेसिपिटेशन होता रहा। ठीक है, तो इवापोरेशन एंड ह्यूमिडिटी ये उन दोनों चीजें उसी पे डिपेंड करती हैं। अगर कम समय तक हुआ प्रेसिपिटेशन तो डेफिनेटली इवापोरेशन हाई होगा, और अगर अधिक समय तक के लिए हुआ प्रेसिपिटेशन तो डेफिनेटली ह्यूमिडिटी हाई होगी। ठीक। टेम्परेचर इन टर्म्स ऑफ सीजनल एंड डायurnal वेरिएशन। टेम्परेचर भी डिपेंड करता है सीजन पे, कि अगर सीजन अलग अलग है तो टेम्परेचर भी अलग अलग होगा। डायurnal वेरिएशन मतलब कि कम भी हो सकता है या ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है। इन क्लाइमेट लाइक वेट इक्वेटोरियल रेनी एरियाज विद हाई रेनफॉल, ऐसे क्लाइमेट वातावरण जहां पर वेट इक्वेटोरियल होगा, अगर वहां पे रेन ज़्यादा होगी, रेनी एरियाज विद हाई रेनफॉल। नॉट ओनली कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम एटसेट्रा बट आल्सो मेजर पार्ट ऑफ सिलिका इज रिमूव। तो ऐसी जगहों से क्या होगा, कैल्शियम, अब यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा कि हम मिट्टी में मिलने वाले मिनरल्स कहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं, कहाँ पे कम मिलते हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है। कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और बहुत बड़ी मात्रा में सिलिका, अगर पानी उस एरिया में बहुत ज़्यादा मीन्स गिरता है या रेनफॉल बहुत हाई होती है और कहीं पे उस सॉइल का एक्यूमुलेशन या इकट्ठा नहीं हो रही, तो डेफिनेटली ये सारे मिनरल उससे बह के कहीं और चले जाएंगे। ठीक है। रिमूवल ऑफ द सिलिका फ्रॉम द सॉइल इज नोन एज डिसिलिकेशन। रिमूवल ऑफ द सिलिका फ्रॉम द सॉइल, अगर सॉइल से सिलिका का रिमूवल हो रहा है, ठीक है, तो डेफिनेटली इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिसिलिकेशन कहते हैं। ठीक है। इन ड्राई क्लाइमेट, ये वेट क्लाइमेट की बात कर रहे थे, अब हम आते हैं ड्राई क्लाइमेट पे। ठीक है। बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, राजस्थान के कुछ एरिया पे चले जाएं, कच्छ वगैरह पे, ठीक है, इस एरिया पे चले जाएं आप। टेम्परेचर हाई, इवापोरेशन हाई, ठीक है, एंड हेंस ग्राउंड वाटर इज ब्रॉट अप टू द सरफेस बाय द कैपिलरी। टेम्परेचर हाई होने की वजह से इवापोरेशन हाई होगा, तो जो कैपिलरीज हैं इस तरीके से, ये पाइप टाइप के मीन्स नेचुरली ये फॉर्म्ड होते हैं, इनकी मदद से क्या होता है, पानी ऊपर आने लगता है। ये इतनी ज़्यादा मात्रा में नहीं होता कि वहाँ पे कलेक्शन हो जाए, बहुत ही माइन्यूट होता है। Hence groundwater is brought up to the surface by the capillary action and in the process water evaporate leaving behind salt in the soil। तो क्या होता है, जब यहाँ से वाटर निकल निकल के इवापोरेट हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है, तो अपने साथ वो डिफरेंट टाइप के जो साल्ट है वो छोड़ देता है यहीं पे। ठीक, यहाँ पे ये सॉइल से सारा वाटर वेपराइज हो गया तो डेफिनेटली वहां पे सॉल्ट को छोड़ देगा। Such salt form into a crust in the soil known as hard pans। ये छूटे हुए साल्ट क्रस्ट फॉर्म कर देते हैं, एक लेयर फॉर्म कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से देख लीजिए, एक लेयर बन गया इसके ऊपर। ओके, इज नोन एज हार्ड पैन। इसको हम क्या कहेंगे, ये ब्लैक कलर की लेयर ये हार्ड पैन कहलाई, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ साल्ट बचा है अब। ठीक है ना, इन ट्रॉपिकल क्लाइमेट in the areas where intermediate precipitation condition calcium carbonate nodules are formed in tropical climate। अभी तक हम ड्राई पे बात कर रहे थे, उससे पहले वेट पे, अब हम ट्रॉपिकल एरियाज पे आ गए। ट्रॉपिकल क्लाइमेट में क्या होगा, क्योंकि यहाँ पे इंटरमीडिएट कंडीशन होगी, एक मॉडरेट वर्षा हो तो होती होगी, तो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट नोडुल्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट के नोडुल्स मीन्स इस तरीके से आप गांठे टाइप कह सकते हैं, ठीक है, ये फॉर्म हो जाते हैं
यहाँ पे कैपिलरीज में नहीं, अर्थ के सरफेस पे, यहाँ पे क्रिस्ट में, ठीक है। टेम्परेचर एक्ट इज इन टू वेज, जैसे कि अभी हमने टेम्परेचर की बात करी तो दो तरीके से प्रभाव डालता है, इंक्रीज और रिड्यूसिंग केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी। क्या करेगा, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो केमिकल और बायोलॉजिकल एक्टिविटी कम हो जाएगी। केमिकल एक्टिविटी इज इंक्रीज इन हायर टेम्परेचर, रिड्यूस इन a cooler temperature, okay, with an exception of a carbonation। कार्बोनेशन को अगर छोड़ दें इस प्रोसेस को, इस केमिकल रिएक्शन को, तो हाई टेम्परेचर में केमिकल रिएक्शन बढ़ती है और लो टेम्परेचर पे केमिकल रिएक्शन कम होती है। एंड स्टॉप इन फ्रीजिंग कंडीशन, और अगर फ्रीजिंग है तो स्टॉप ही हो जाएगी। जैसे कि अगर आप किसी बॉडी को, डेड बॉडी को ऐसे एरिया में मीन्स दबा दें जहां पे आइस ही आइस हो, बर्फ के अंदर, तो उसमें डिकम्पोजिशन बहुत ही स्लो होगा, आपको कई सालों बाद भी वैसी ही बॉडी आपको मिल जाए, क्यों, केमिकल रिएक्शन उसने बहुत ही स्लो कर दिया, ठीक है। दैट इज वाई ट्रॉपिकल सॉइल विद हायर टेम्परेचर शो डीपर प्रोफाइल, एंड इन अ फ्रोजन टुंड्रा रीजन सॉइल कंटेन लार्जली मैकेनिकल ब्रोकन मटेरियल्स। जहां पे हम ट्रॉपिकल एरियाज में या ट्रॉपिकल सॉइल में क्या देखते हैं, हाई टेम्परेचर और डीपर प्रोफाइल। डीपर प्रोफाइल मतलब कि काफी अंदर तक हमें पर्कुलेशन की वजह से काफी अंदर तक हमें मिनरल्स मिलते हैं, मगर उसी जगह पे टुंड्रा रीजन पे, अगर हम ऐसे, टुंड्रा का रीजन का मतलब जहाँ पे बर्फबारी बहुत होती है, ठीक है, रशिया का नॉर्थन पार्ट, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, कनाडा का नॉर्थ पार्ट, ठीक है, इन सब जगह बर्फबारी बहुत होती है तो केमिकल रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाती है। इसकी वजह से जो भी हमें ब्रोकन मटेरियल मिलेंगे वो मैकेनिकली मिलेंगे, ओके, मैकेनिकल प्रोसेस की वजह से मिलेंगे। नाउ बायोलॉजिकल एक्टिविटी, इंटेंसिटी ऑफ द बैक्टीरियल एक्टिविटी शो अप डिफरेंस बिटवीन सॉइल ऑफ कोल्ड एंड वार्म क्लाइमेट, जो अभी हम बात कर रहे हैं। तो बायोलॉजिकल एक्टिविटी इस चीज पे डिपेंड करती है कि वहां का क्लाइमेट कैसा है, कोल्ड है या वार्म है, उसी पे डिपेंड करता है कि बैक्टीरियल एक्टिविटी भी स्लो होगी या हाई होगी, ठीक है, या फास्ट होगी। ह्यूमस एक्यूमुलेट इन अ कोल्ड क्लाइमेट एज ए बैक्टीरियल ग्रोथ इज स्लो। ह्यूमस जो एक्यूमुलेशन आपको मिलेगा जहां पे बर्फबारी ज्यादा होती है तो ऊपरी लेयर पे बहुत मिलेगा आपको ह्यूमस, क्यों, क्योंकि बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वहां की बहुत स्लो है, तो वो पर्कुलेशन की वजह से या अदर प्रोसेस की वजह से वो अंदर नहीं जा पाता ह्यूमस, वो आपको सतह पे ही मिल जाएगा, जबकि ट्रॉपिकल एरिया में आपको अंदर तक मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा, क्योंकि बारिश भी अधिक होती है तो बह के चला जाता है। ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट, ह्यूमिड ट्रॉपिकल एंड इक्वेटोरियल क्लाइमेट, बैक्टीरियल ग्रोथ एंड एक्शन इज इंटेंस। यहाँ पे अगर ह्यूमिड ट्रॉपिकल या इक्वेटोरियल क्लाइमेट में जाएं, अगर ये अर्थ, ये इक्वेटर, ठीक है, इस एरिया पे आपको बैक्टीरियल ग्रोथ, हालांकि इंडिया यहाँ पे मिलेगा और अदर यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया वगैरह, ऊपर रसिया, अफ्रीका, ठीक है, तो यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ और एक्शन उनका बहुत ही ज्यादा इंटेंस होता है। डेड वेजिटेशन इज रैपिडली ऑक्सीडाइज्ड, लिविंग वेरी लो ह्यूमस कंटेंट इन द सॉइल। क्या होता है, वेजिटेशन, डेड वेजिटेशन बहुत ही तेजी से ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, तो सॉइल के ऊपर ह्यूमस ना मिलके वो अंदर की लेयर्स पे मिलता है, ठीक है, क्योंकि बहुत ही हाई होता है तो वो धीरे 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 सॉइल की इंटरनल लेयर पे पहुंच जाते हैं। और जो टुंड्रा एरियाज हैं जहाँ बर्फबारी ज्यादा होती है तो वहां पे क्या होता है कि ये बैक्टीरियल एक्टिविटी बहुत स्लो होती है, तो आपको अर्थ की सरफेस पे ही, ऊपर ही लेयर पे ही आपको मिल जाएंगी ह्यूमस अधिक मात्रा में। बैक्टीरिया एंड अदर सॉइल ऑर्गेनिज्म टेक गैसियस नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड कन्वर्ट इट इनटू द केमिकल फॉर्म। बैक्टीरिया क्या करते हैं या अदर सॉइल ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, नाइट्रोजन को लेते हैं एयर से और कन्वर्ट इट इनटू अ केमिकल फॉर्म, उसको केमिकल फॉर्म में बदल देते हैं।
दैट कैन बी यूज बाय प्लांट नाइट्रोजन फिक्सेशन, जो कि प्लांट के द्वारा यूज किया जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन में। ठीक है, ये हम आगे के चैप्टर में नाइट्रोजन फिक्सेशन को और डीपली पढ़ेंगे। ठीक है, राइजोबियम टाइप ऑफ बैक्टीरिया, जो बैक्टीरियल एक्टिविटी की बात कर रहे हैं तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि राइजोबियम लिव्स इन द रूट नोडुल्स ऑफ द लेग्यूमिनियस प्लांट, दलहन के प्लांटों के जड़ों पे आपको मिलेंगे राइजोबियम, एंड फिक्सेस नाइट्रोजन बेनिफिशियल टू द होस्ट प्लांट, जो क्या करते हैं, मदद करते हैं जड़ों में, पौधों की जड़ों में। इस तरीके से अगर ये पौधे हैं, बना दीजिए कुछ भी इस तरीके से, तो इनकी ये जड़ें, इसमें क्या मिलेंगे, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो ये क्या करते हैं, ये रूट के नोडुल्स में ऑफ लेग्यूमिनियस प्लांट, ये इस तरीके से यहाँ पे गांठें मिलती हैं जड़ों में, वहां पे क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर देते हैं, और वो केमिकल प्रोसेस की मदद से वो होस्ट प्लांट में के प्रोडक्शन में काफी हेल्पफुल रहता है। ठीक है ना, जो लास्ट था वो टाइम। तो इन सब चीजों के बावजूद टाइम भी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। कोई भी चीज कम समय पे भी हो सकती है और उसको होने में ज्यादा समय भी लग सकता है। डिटरमाइन मैच्योरेशन ऑफ द सॉइल एंड प्रोफाइल डेवलपमेंट, सॉइल का मैच्योर होना या उसके प्रोफाइल का डेवलपमेंट टाइम पे डिपेंड करता है। ठीक है, कि इसको किसी भी सॉइल को मैच्योर होने पे डेफिनेटली ज्यादा टाइम लगता है। ठीक है, बन तो हो सकती है कम समय में, मगर मैच्योर होने में उसको टाइम लगेगा। ओके, सो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।